हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि इसी पे घुमा फिरा के वापस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आप सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन से क्या समझते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या फिर इसका जस्ट ऑपोजिट कि चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से इनबिल्ड हैं। तो ये आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे जो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों कैसे एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक स्टैटिक में कवर होता है, लेकिन इसका जितने भी एग्जांपल्स हैं, इसकी जितनी भी रेलेवेंस हैं, वो हमारे करंट एक्शंस से, हमारी गवर्नमेंट के जुडिशरी ने किस तरीके से कोई ऐसा फैसला लिया जो एग्जीक्यूटिव के फैसले को उसको इनवैलिड कर दिया या वैलिड कर दिया, या किस तरीके से लेजिस्लेचर जो है उन्होंने लेजिस्लेटिव ने एग्जीक्यूटिव पे अपनी चेक्स एंड बैलेंसेस रखी है, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पे अपनी चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है। तो इस तरीके से पूरा एक करंट से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है। काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इस पे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर की प्लस चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं। दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट या स्ट्रिक्ट रिटर्न रूल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिनके अंदर सब ऑर्गन्स की, इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, सारे ऑर्गन्स के इनके अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका अपना खुद का क्या काम है, इनका क्या काम है, इसके साथ ही किस तरीके से ये एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रख रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा गया है आर्टिकल्स में। तो हम आर्टिकल्स भी देखेंगे, साथ में कुछ जुडिशियल जजमेंट्स भी देखेंगे कि किस तरीके से इसका हमको रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CAC 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप ये क्वेश्चन देखने के बाद, अपना खुद का कंटेंट पढ़ने के बाद, आप इसे लक्ष्मीकांत में से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योर ओन हैंड, अपने हाथ से इसका कंटेंट एक बार लिख के देखो पेपर पे एंड सी कि किस तरीके से आप इसका फ्रेमवर्क बना के आंसर लिखते हो। यू कैन सेंड योर आंसर टू मी ऑन माई इंस्टा हैंडल little_simple_buddha। इसके साथ ही अगर आपको UPSC से जुड़ी हुई कुछ क्वेरीज हैं तो भी आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन। Do you think that Constitution of India does not accept the principle of strict separation of power, rather it is based on the principle of checks and balances? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, बिल्कुल पावर का सेपरेशन के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट ना करके चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करा है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे बेस्ड है, रेदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है? एक्सप्लेन करना है। तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, इसका किस तरीके से आप फ्रेमवर्क बनाओगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर इन चेक्स एंड बैलेंसेस हैं क्या, और कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इनको मेंशन करा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्टली कहीं पे भी नाम नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर या चेक्स एंड बैलेंसेस की बात हुई है। दीज आर दी आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स का इंटरप्रेशन करके ही हमको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल्स के थ्रू तीनों ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को सेपरेट पावर दी है, अपनी अपनी सेपरेट पावर प्रोवाइड करी हुई है, सेपरेट पावर है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही ये सेपरेट इस तरीके से नहीं है कि ये तीनों आपस में आइसोलेटेड हैं। क्या इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी पे नहीं कर सकता। तीनों जिस तरीके से, सबसे पहला जो हमने एक डायग्राम देखा था ना कि एक ट्री की 3 ब्रांचेस निकली हुई है, तो एक ट्री है, ये हम है, और ये हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, या आप मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से तीनों अपना पावर लेते हैं और तीनों
अलग भी हैं लेकिन एक साथ भी हैं। तो हम जनरली इनका जो काम है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का है, और साथ में कुछ ऐसे भी प्रोविज़न दिए गए हैं कि इस चेक्स एंड बैलेंसेस को बिगाड़े ना, मतलब इट्स लाइक अ बैलेंस कि आपका पावर सेपरेट भी है लेकिन इसके साथ ही आप एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस भी रखोगे। किस तरीके से है, कौन से आर्टिकल्स हैं, हम अभी कंटेंट में देखते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत मेटिकुलसली डिफाइन करा है कि क्या पावर्स एंड फंक्शंस होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का सेपरेट अपना स्पेयर है। इस तरीके से ये तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अपने अपने स्पेयर में काम करते हैं, लेकिन ये स्पेयर जो है ये इंटरकनेक्टेड है। तीनों आपस में एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। इस तरीके से ये स्पेयर है, ऐसा आइसोलेटेड नहीं है। सो डिस्पाइट देयर बीइंग नो एक्सप्रेस प्रोविजन, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं दिया गया है कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को हम फॉलो कर रहे हैं या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस को कर रहे हैं, लेकिन जो हमें आर्टिकल्स मिलते हैं उन आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन के अंदर हमें पता चलता है, और जिस तरीके से टाइम टू टाइम जुडिशल जो जजमेंट्स आते हैं या फिर जो लेजिस्लेचर एक्शंस लेते हैं और जो लॉज बनाते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमको पता चलता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हम करते रहते हैं कि कितना सेपरेशन ऑफ पावर और कितना चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। यूएसए के अंदर सिस्टम बिल्कुल अलग है। यूएसए के अंदर ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन को वो फॉलो करते हैं, वेयर इज इंडिया के अंदर हम चेक्स एंड बैलेंस वाली डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। और चेक्स एंड बैलेंस का मतलब ये भी नहीं है कि तीनों आपस में पूरी तरीके से हैं क्या, मतलब इट्स लाइक कि ये वाला जो डायग्राम हम बनाते हैं ना, ये इसका परफेक्ट डायग्राम है कि तीनों का अपना काम भी है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर का, और तीनों आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं। ये वाला डायग्राम परफेक्ट डायग्राम होता है दिखाने के लिए कि किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस दोनों को लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, तो हमारा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो सेपरेशन ऑफ पावर हमको कहाँ कहाँ दिखता है, जैसे आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 में क्या है कि स्टेट जो है वो जुडिशरी को सेपरेट करता है एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है, ताकि जुडिशरी की अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो कायम रह सके। आर्टिकल 122 और 212 ये क्या है, ये पार्लियामेंट की वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट है। एंड द लेजिस्लेचर जो है वो किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर के अंदर अगर कोई भी बात उठी है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी आंसर करा गया है, उसको आप कोर्ट के अंदर नहीं बुला सकते, कोर्ट में नहीं डिस्कस करते। इट्स लाइक व्हाट यू से इन द पार्लियामेंट स्टेज इन द पार्लियामेंट। हालांकि मीडिया उसको इंटरप्रेट करती है लेकिन कोर्ट उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के जज का जो जुडिशियल कंडक्ट है उसको आप पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। दैट ऑल्सो अंडर आर्टिकल 121 एंड 211। मतलब आप जो भी डिस्कशन करते हो जुडिशरी में, आप जो भी डिस्कशन करते हो लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, आपका जो डिस्कशन है वो आपका रहेगा। आपका डिस्कशन जब तक आपका फाइनल डिसीजन होके वो बाहर नहीं आ जाता है और वो लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता है, तब तक ये तीनों एक दूसरे के विचार विमर्श के अंदर अपनी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 53 और आर्टिकल 154 जो है, इन दोनों ने रेस्पेक्टिवली पावर प्रोवाइड करी है यूनियन और स्टेट को। 53 से मिलता है यूनियन को और 154 से मिलता है स्टेट को, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के अंदर वेस्टेड है। और इसमें दे एंजॉय द इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। कौन, एग्जीक्यूटिव वाले जो लोग हैं हमारे लेजिस्लेचर। एंड देन आर्टिकल 361 के अंदर क्या है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म एनी ऑफ देयर ड्यूटीज़। अगर अपनी ड्यूटी में, अपनी लाइक इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पावर और ड्यूटीज़, वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। सो ये यहाँ पे हमने क्या करा है कि एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करा है जुडिशरी से, ठीक है। सो तीनों ब्रांचेस क्या हैं, पहले एक बार ये देख लो ताकि आगे वाला ना अलग अच्छे से समझ आएगा। लेजिस्लेटिव क्या है कि हमारी जो पार्लियामेंट जो है दैट इज़ अवर लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। सो ये क्या करती है, लॉज बनाती हैं। आपको पता ही है कि लॉज पास होते हैं। जैसे पार्लियामेंट क्या है कि ये हमारा पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं। वी हैव 2 हाउसेज, बाई कैमरल का है हमारा लोकसभा है एंड राज्यसभा है। तो
एक तो ये बॉडी है, दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉज कैसे बने हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इनके अंडर होती है कैबिनेट, पूरी कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव जनरली दो तरह की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल या परमानेंट बोल लो आप। और तीसरा है हमारा जुडिशल। जुडिशल क्या करता है, लॉज को इंटरप्रेट करता है, या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इंटरप्रेट करता है। इसके अंदर आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारे जो लोकल कोर्ट्स हैं, सारे कोर्ट्स, जितनी भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती है जहाँ पे भी, सारे कोर्ट्स जुडिशरी के अंदर आते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे। नाउ चेक्स एंड बैलेंसेस को कैसे रख रहे हैं, देखो एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, और जुडिशरी क्या करता है कि अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई भी ऐसा फैसला लिया जो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको इनवैलिड, वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जनरली लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है कि दोनों आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के हेड है, तो प्रेसिडेंट जो है इसके मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेजिस्लेचर क्या कर सकता है कि दे कैन गो फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन जा सकते हैं, सेंश्योर के लिए जा सकते हैं। ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के को आंसरेबल होती है। ये आपको पता होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इट इज़ अकाउंटेबल टू व्हाट, लोकसभा को अकाउंटेबल होती है। लक्ष्मीकांत में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में बहुत बार रिपीटेटिव लिखा हुआ है, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी बार आया हुआ है। सो दिस इज हाउ दे आर कीपिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। नाउ लेजिस्लेचर और जुडिशरी कैसे हैं कि जैसे लेजिस्लेचर है, आपको पता है कि लोकसभा के अंदर हम चीफ जस्टिस को इम्पीच करते हैं, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये इस पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। और जुडिशरी क्या करेगा कि अगर इन्होंने कोई भी ऐसा लॉ डिक्लेयर करा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको ये वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, वो जो कानून है वो लागू नहीं होगा। कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, आर्टिकल की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, जुडिशरी जो हमारा जुडिशरी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के उसे वॉइड कर सकता है। सो इस तरीके से आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। सो ये तो ओवरऑल एक स्टोरी था। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसी भी स्टेट का, हमारी कंट्री का, वो प्रेसिडेंट के थ्रू एक्सरसाइज करता है, और जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे वर्क करते हैं। सो आर्टिकल 75 के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग पॉलिसीज फॉर्म करते हैं एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, वो किसके मेंबर होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। मतलब इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स आ सकते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसमें क्या करा हमने, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, एग्जीक्यूटिव को चेक करवा दिया हमने लेजिस्लेचर से, ठीक है। और और लेजिस्लेचर को कैसे करवाया कि एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा से आ रहे हैं, वो पार्लियामेंट से आ रहे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट जो हमारा जो पार्लियामेंट है, ये आपको पता है, हमारे पार्लियामेंट में सबसे लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर की पहले पार्लियामेंट जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है कि पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। और बहुत बार मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट को एज ए पार्ट इंक्लूड नहीं करते हैं पार्लियामेंट का। सो पार्लियामेंट द लेजिस्लेटिव बॉडी, हमारी लोकसभा राज्यसभा, इनका जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है इट हैज़ एज इट्स इंट्रीगल पार्ट ओनली। तो अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट क्या करता है, ये डिफरेंट, पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा या कि हमारी लेजिस्लेचर बॉडी जो हमारी लॉज बनाती हैं, ये बॉडी सेंश्योर मोशन के थ्रू, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, इनके थ्रू बैलेंस रखती है काउंसिल पे और उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करती है। आपने देखा होगा बहुत, अभी तो खैर नहीं है, पर बहुत बार सरकारें गिर गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो सरकार गिर जाती है। का मतलब है कि जनता को आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं। फर्दर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 61, ठीक है, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 61 ये प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट क्या हुई हमारी, लेजिस्लेटिव बॉडी। प्रेसिडेंट किसका हेड है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके से जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पे फिर से अपना चेक एंड बैलेंस रख रही है, इसको इम्पीच कर सकते हैं हम। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, और इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जुडिशरी सिस्टम, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया है तो वो इंडिपेंडेंट
डिसीजन होगा उनका। नाउ जुडिशियल रिव्यू हो गया या रिट का होगा, ये प्रोविजन आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। 32 में सुप्रीम कोर्ट को है और 226 में हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू एंड रिट का प्रोविजन दिया हुआ है। एंड क्यों दिया हुआ है? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक्शन। सबसे पहले जब ये डायग्राम हमने डिस्कस करा था तब मैंने बताया था कि कैसे अगर आपने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करा है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ने, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आर्टिकल 32 के अंडर अगर वो वैलिड नहीं है तो उसको वॉइड कर सकता है। इसके साथ ही इन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के साथ ही इसको इंटरलिंक कर दिया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के साथ। कि मैंने क्या बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर, सबका अपना अपना वर्किंग स्पेयर है, यहाँ पे आप अपना काम करो, लेकिन ये जो कंट्रोल है आपका, ये जो चेक एंड बैलेंस है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर करेगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपॉइंटमेंट है या फिर ट्रांसफ़र की बात हो गई, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं। फर्दर द रिमूवल ऑफ जजेस की अगर बात हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया या फिर रिमूवल हो गया, दोनों के दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों के द्वारा कंट्रोल होते हैं। स्पेशली लेजिस्लेचर के थ्रू कंट्रोल होते हैं ये, विच इज़ इन पार्लियामेंट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस था राम जवाया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक क्वेश्चन के साथ डील करना पड़ रहा था, विच इज़ द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन अ सिचुएशन वेयर द टू एग्जीक्यूटिव्स वर एलिज्ड टू हैव वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था जिसके अंदर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं वो बिना लेजिस्लेटिव सैंक्शन के एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू उनको ग्रब कर दिया गया था। तो यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें ये दिस वाज लाइक द लैंडमार्क जजमेंट, और उसमें ये बताया गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इट अंडरस्टैंड द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, और इसके साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर के साथ इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस रखा था, उसको वॉइड कर दिया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस था ना सिर्फ ये समझने के लिए कि सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन जितनी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आती है या जो चेक्स एंड बैलेंसेस की आती है, इट वॉज डिस्कस्ड, इट केम इन द लाइट, इट केम इन द न्यूज़ कि किस तरीके से जितनी भी ऑर्गन्स हमारी जितनी भी बॉडीज़ हैं ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेगी कि इफ़ यू डू एनीथिंग विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट विल बी डिफाइंड एज नल एंड वॉइड। और सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन के पीछे आइडिया क्या था कि हम लोग सेपरेट पावर सेंटर्स क्रिएट करेंगे रेदर देन हैविंग ऑल पावर सेंटर इन ए सिंगल इंस्टीट्यूशन। तो ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका एडवांटेज है कि सेपरेशन ऑफ पावर भी है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल इन दी मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं कि आप अपना सेपरेट काम अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट इज़ सीन एंड चेक्ड बाय दी अदर टू ऑर्गन्स, ताकि आप अब्यूज़ ऑफ पावर ना करो, ताकि यू अपहोल्ड द रूल ऑफ द लॉ। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो तीनों ऑर्गन्स जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ हमारे इंडिया हैं, दे सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन ईच अदर, तीनों एक दूसरे को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन करते हैं। दस दे कीप अ चेक एंड इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द होल सिस्टम एंड दी नेशन। दैट इज़ लाइक द होल डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और इसके साथ ही क्या चेक्स एंड बैलेंसेज हैं हमारे साथ, इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। जिस तरीके से आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते जाओगे या अगर आप कोई भी करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन भी कर रहे हो कवर, तो उसमें भी आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे करंट अफेयर के साथ। तो अपना कंटेंट इसमें ऐड करते जाना। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर। प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स एंड जजमेंट्स। मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है इस बार के लिए। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सेपरेशन एंड पावर और एंड चेक्स एंड बैलेंसेस की हम बात कर रहे हैं। एंड do write the answer of this question. You can send it to the email id of studyiq.study@gmail.com or on my insta handle little_simple_buddha. इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा. You can download it from there. So that is it in this question. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy, take care, Jai Hind.